हुकूमत सिंध की जानिब से, मैं उस पर भी आता हूँ, सियासी बात पे भी आता हूँ, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से जो मुकम्मल तौर पर फोकस है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का, वो डायरेक्शन यही है कि सियासी काम होते रहेंगे मुल्क में, सियासी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आपने जो इमीडिएटली फोकस करना है वो फोकस आप लोगों ने डेवलपमेंट में करना है, आवाम को रिलीफ देने में करना है और आवाम की ज़िंदगी आसान करने में करना है। हर सूरत में आवाम की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। उसी मद में आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले चीफ मिनिस्टर सिंध ने पूरे कराची का दौरा किया और एक ही दिन में 6 अहम प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका इफ्तिताह किया। वो सारे वो कराची के लिए प्रोजेक्ट थे और जो सिंध विजन पे इस वक्त हुकूमत सिंध काम कर रही है उस पर वो सारे काम जारी हैं, जिसमें मंजूर कॉलोनी से शाहीन पार्क प्ले ग्राउंड जो है उसकी तामीरी नौ जो है वो हुई। फिर अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरा चौक तक जो है शाहराह नूरजहां की रोड जो होता है वो कंप्लीट हुआ। वो 3.25 अरब रुपए से ज़्यादा का रोड था जो कराची के उन शहरियों के लिए वो दिया गया। फिर शेर शाह चौक से मिर्ज़ा आदम खान रोड इंटरसेक्शन तक वो भी एक रोड था, वो कंप्लीट किया गया। फिर कैफ़े प्याला से राशिद मिनास रोड तक 4 किलोमीटर सड़क थी जो कि ज़रूरत थी, वहाँ पे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी, वो कंप्लीट की गई। फिर सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि हमने हुकूमत सिंध ने शुरुआत की हुई है और बहुत एग्रेसिव शुरुआत की हुई है, उसमें जो डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जो कि ओझा कैंपस है उसमें 2320 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा है। 2320 मेगावाट, ये छोटी चीज़ लगती है, छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 2320 मेगावाट एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपके मुल्क में जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हैं, जहाँ पे बाकी इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे आपने देखा कि बहुत मेगा प्रोजेक्ट, ये एक अपनी मिसाल कायम है क्योंकि हुकूमत सिंध ने फैसला किया था कि हम जितने भी फर्स्ट फेज़ में हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम सोलराइज करने जा रहे हैं ताकि सरकार पे बोझ कम हो। जब बिजली के बिल आते हैं तो सरकार पर कम हो और जब बिजली की शॉर्टेज होती है तो भी जो है कम से कम आपकी हॉस्पिटल्स जो है वो किसी लोड शेडिंग से जो है उनको इस्तिस्ना हासिल हो। हॉस्पिटल्स में अगर कोई एमरजेंसी ऑपरेशन हो रहे हैं या कोई चीज़ हो रही है या पेशेंट्स उसमें अगर किसी बीमारी में, तो गर्म से गर्म इलाज टाइम में भी वो लोग जो है वो आराम से जो है अच्छे टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में काम कर सकें। फिर कराची सेंट्रल जेल में भी को भी पूरा सोलराइज कर दिया गया। 615 किलोवाट के सोलर सिस्टम जो है वो वहाँ पे लगाए गए हैं और मज़ीद भी लग रहे हैं। तो जिससे ये कि जी जब ये लाइट या लोड शेडिंग होती है तो जो बेचारे कैदी जो कि ऑलरेडी कैद में होते हैं वो, और हमारे पास तो ओवर भी है क्योंकि जो एक्चुअल कैपेसिटी से जो है वो ज़्यादा कैदी जो हैं वो उसमें सेंट्रल जेल में होते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सहूलियत ये है कि गर्मी में भी लेकिन कम से कम उनको जो है वो जो टेम्परेचर है उनका वो मेंटेन रहे और वो पंखे वगैरह अपने वो चालू कर सकें। इस तरीके से जैसे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने एनर्जी डिपार्टमेंट की चार्ज ली है तो उन्होंने भी बहुत एग्रेसिवली वो उसको फोकस कर रहे हैं और अभी भी जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वो बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। डे टू डे मीटिंग्स कर रहे हैं नासिर शाह साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसमें हो रहे हैं। इस वक्त 320 मेगावाट जो है वो इस्टेब्लिश किया जा चुका है, जिसमें 150 मेगावाट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में बहुत जो सबसे कम नरखों पे जो है वो बिजली वो पैदा कर रहा है। पूरे मतलब तो पाकिस्तान में कम से कम जो है नरखों में वो बिजली वहाँ से पैदा हो रही है। 120 मेगावाट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है वो सोलराइज प्रोजेक्ट्स जो है उस पर काम चल रहा है। फिर 50 मेगावाट सोलर पार्क डिस्ट्रिक्ट जामशोर और मांझन जो है वहाँ पे भी जो है वो सोलर का काम चल रहा है। इसी तरीके से सोलराइजेशन पब्लिक सेक्टर में जो है उसको एक्सपीडिएट किया गया है। अभी तक 45 बिल्डिंग ऐसी हैं जिसमें 28 मेगावाट इंस्टॉल किया गया है, मोस्टली ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स। जो मैंने कहा कि हम हॉस्पिटल्स को भी सोलराइज करें तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 28 हॉस्पिटल ऐसी हैं, 28 मेगावाट बिजली जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे जो है वो दी गई है। और उसके बाद 656 स्कूल्स हैं जिसमें से और 211 रूरल हेल्थ सेंटर हैं जिनको सोलराइज करने का काम जारी है इस वक्त। 656 स्कूल्स पूरे सिंध भर में और 211 रूरल हेल्थ सेंटर, जो रूरल हेल्थ सेंटर जो मुख्तलिफ गाँवों में होते हैं, क्योंकि हमारी तो ये हमारी शुरू से ये चीख पुकार है
कि हेस्को, सेप्को, वापडा और इन्होंने जो है वो सिंध के शहरियों का जीना महाल किया हुआ है। वहाँ पे बिजली 20-20 घंटे तक जो है वो देही इलाकों में बिजली नहीं है। लेकिन अगर देही इलाकों में बिजली नहीं है, उसके लिए हम सारी कोशिशें अलग भी प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत सिंध की जो प्रायोरिटी, जो ऑल्टरनेट एनर्जी पे भी काम कर रही है और ऑल्टरनेट ऑप्शन पे भी काम कर रही है। ऑल्टरनेट एनर्जी हम दे रहे हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शन दूसरा दे रहे हैं कि हमें पता है कि जी वफाकी हुकूमत ने जो है वो वापडा की नाअहली की वजह से बिजली की सप्लाई बहुत ज़्यादा मुतासर है, लोगों की ज़िंदगी जो है वो इस वक्त जंजाल बनाई हुई है। तो एटलीस्ट हम हॉस्पिटल्स को सोलराइज कर दें, एटलीस्ट हम स्कूल्स को सोलराइज कर दें, ताकि लोग तालीम इदारों में जाएँ तो गर्मी में ना बैठे रहें। अगर लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं अपने इलाज के लिए तो ये नहीं कहें कि जी कि ECG नहीं हो सकती क्योंकि लाइट नहीं है, एक्सरे नहीं हो सकता कि लाइट नहीं है, डायलिसिस नहीं हो सकता कि लाइट नहीं है। उसके लिए अल्टरनेट जो अरेंजमेंट्स है उस पर एग्रेसिव तरीके से काम हो रहा है। फिर 310 नई बिल्डिंग ऐसी अभी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें 25 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं और 60 और ऑटिज्म सेंटर हैं और मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे अभी तक प्रोजेक्ट बिजली के सोलराइज कंप्लीट हो चुके हैं इस वक्त। और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट जिसका जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक विजन था कि 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम जो है वो दिए जा रहे हैं, 2 लाख ख़ानदानों को। सिंध में 2 लाख ख़ानदान, ये कोई छोटी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हाईलाइट क्या होता है? हाईलाइट होता है कि मैं आज अगर रोड जला दूँ, टायर जला दूँ, हाईलाइट हो जाएगा। किसी को गाली दे दूँ, हाईलाइट हो जाएगा। किसी को पत्थर मार दूँ, हाईलाइट हो जाएगा। किसी सियासतदान की मैं पटकी जो है वो उछाल दूँ तो हाईलाइट हो जाएगा। कोई नेगेटिविटी फैलाऊँ तो हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है कि 21 लाख घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बना के दे रहे हैं 21 लाख ख़ानदानों को, और अभी 2 लाख ख़ानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम लगा के दिया जा रहा है उनके घरों में कि मुफ्त सारी उम्र के लिए उनको बिजली के बिल नहीं अदा करने पड़ेंगे। ये है असल अवाम की खिदमत। हाईलाइट ये होना चाहिए। आप किसी भी डेवलपमेंट की चीज़ को किसी टीवी चैनल की हेडलाइन पे आप नहीं देखेंगे। होगी क्या, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने बोला कि 9 मई को हम ये करेंगे, फलाने ने कहा कि हम जो है वो ये तोड़ देंगे, वो आग लगा देंगे। बस वही चीज़ हमारे पास शेख सुर्खियाँ बनती हैं। असल हमारे मुल्क में जो पॉजिटिविटी है, जो सही काम ग्राउंड पे हो रहा है, उसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और मैं सिर्फ इसको हम एज अपनी तशहीर के लिए नहीं हम बैठे हैं, हम बता रहे हैं कि जी इन हालात में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जहाँ आपके पास IMF के बहुत ज़्यादा बार हैं, जहाँ आपके पास फाइनेंशियल क्रंच है, तो हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी इस वक्त जो है वो है कि आम गरीब आवाम को, आदमियों को किस तरीके से रिलीफ दिया जा सके। रिसेंटली आपने देखा कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने CM हाउस में एक प्रोजेक्ट तकरीब में आए, वो क्या था? हारी कार्ड। किसान आपका ज़रई मुल्क है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला मुल्क नहीं है। इंडस्ट्री हमें चाहिए, हमें इस मुल्क को में इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, हमें यहाँ में मज़दूरों को आगे तरक्की देनी है। इसीलिए पिछली गवर्नमेंट में मज़दूर कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया। आपका ज़राए मुआश, आपके मुल्क की मईशत जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम है। उसमें जो जिस तरीके से मज़दूरों के लिए हारी कार्ड दिए गए, जिसमें अभी तक हुकूमत ने सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं दी, 20 अरब रुपए खर्च कर चुकी है, ताकि आम किसान जो है, जो आम गरीब किसान है, उसको अगर खाद चाहिए, उसको बीज चाहिए, उसको कोई और चीज़ की ज़रूरत है, उसको अगर पानी चलाने के लिए कहीं डीजल चाहिए, तो वो उस हारी कार्ड का इस्तेमाल कर सके। तो ये है गरीब आवाम का मसला। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोच रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि यार कि वाकई गरीब के लिए कोई कर रहा है इस मुल्क में काम। अब हमें देखा देखी बाकी सूबे भी कर रहे हैं, हमें खुशी है। हमें सिंध हुकूमत को देखी अभी पंजाब हुकूमत भी कर रही है, बाकी सूबे भी कर रहे हैं। हमें खुशी है कि बाकी सूबे भी इस तरफ आएँ। हम चाहते हैं कि ये हेल्दी और पॉजिटिव कंपटीशन रहे, क्योंकि आपने देखा कि अच्छे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुकूमत सिंध ने की है, बाकी सूबे उसको बाद में फॉलो करते हैं। अच्छी बात है, हर डिपार्टमेंट काम करे। अभी हमने ट्रांसपोर्ट में, जैसे हमने बताया कि आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्ट में पीपल्स बस सर्विस चल रही है, पाकिस्तान की पहली ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस चल रही है, पाकिस्तान की पहली EV बसेस चली हैं। अभी हम पाकिस्तान की पहली EV टैक्सीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कराची में। बहुत जल्द उसकी पॉलिसी हमारी ऑलमोस्ट रेडी होगी, अब कैबिनेट से अप्रूव करवा के उसको लेके आएंगे
मतलब ये सारे वो प्लान्स हैं जिस पे हमने कहा कि जी जैसे हम आए तो हमें इन सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट लेके आनी है। तो हमारी ईवी टैक्सीज भी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट ईवी टैक्सीज होंगी जो ख़वातीन के लिए अलग होंगी, मर्दों के लिए अलग होंगी। इसी तरीके से अभी हम कराची के लिए डबल डेकर बसेस भी शुरू करने जा रहे हैं। अभी आपकी ऑरेंज लाइन BRT का काम कंप्लीट हो चुका है। रेड लाइन BRT सबको शिकायत थी, मुझे भी शिकायत थी, मेरी हुकूमत को भी शिकायत थी, मेरे लीडरों को भी शिकायत थी कि काम स्लो क्यों है। जितने हर्डल्स थे, हर्डल्स का भी पहाड़ था, लेकिन कहीं पे भी उस पूरे हर्डल्स में आपको हुकूमत सिंध की जानिब से कोई कोताही, कोई बदनीयती, कोई गलत नीयत आपको नजर नहीं आई होगी। इश्यूज थे, चैलेंजेस थे, केयर टेकर ने आके बिल्कुल एक ईंट भी 8 महीने में नहीं लगी। वापस 4-5 महीने में हुकूमत को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त जाके देखें, आपको फील्ड पे काम नज़र आ रहा होगा, आपको तेज़ी से स्पीड में दिन रात काम नज़र आ रहा होगा। तो ये प्रायोरिटी है। येलो लाइन BRT बहुत बड़ा मंसूबा है, उस पर काम शुरू हो चुका है। उसमें भी आप जाएं, जो पहला एक काम अभी हमने अवार्ड कर दिया, उस पर काम चल रहा है, दूसरा काम भी अवार्ड कर दिया, उसमें भी काम शुरू कर दिया है। तो हर सेक्टर हुकूमत सिंध का इस वक्त अपना काम कर रहा है। इसी तरीके से गवर्नेंस के जहाँ इशू हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा लोगों की सहूलियात के लिए, अपनी सहूलियात, लोगों को लाइफ ईजी करने की हमें कोशिश कर दी है कि अब आप ऑनलाइन घर बैठे हुए आपको मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी काम के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना ईयरली टैक्स अदा कर सकते हैं। हमने रोड्स पे भी लोग बिठा दिए ताकि कोई वहाँ नहीं करता, तो रोड्स पे भी जाएं, वहीं पे मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने गाड़ी रजिस्टर भी करानी है, आप घर बैठ के करा सकते हैं। आपने जो काम है, अब हम होम सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं। होम सर्विस, आपने गाड़ी अगर आपको नहीं लेनी है या रजिस्टर करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, आप बोले आपके घर पे आके चेक हम करके जाएंगे। और ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है कि लोगों को सहूलियात जो है वो मिल सके, लोगों की लाइफ को आसान किया जा सके। हर महकमा इस वक्त सिंध हुकूमत का जो है, चाहे वो इरीगेशन डिपार्टमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट हो, तमाम महकमे हुकूमत सिंध के इस वक्त एग्रेसिवली एक बेहतरी की तरफ जानिब हैं, बेहतरी की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यस चैलेंजेस थे, चैलेंजेस हैं, उन सारे चैलेंजेस के बावजूद कोशिश ये की जा रही है कि हर महकमा अपना काम करे, हर महकमा अपनी प्रोग्रेस, ताकि लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। अब दूसरा जो चैप्टर आप सबको पता है, 26वीं आईनी तरमीम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े कंसेंसस के साथ पास हुई, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास हुई, 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास हुई। और उसके पास होने में भी PTI का जो है वो एक मैं समझूंगा कि इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव पहले अमल था। जो उनकी जितनी भी वो चीज़ें थी वो भी ज़ाहिर है आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वो इससे खुश थे। जब मौलाना फजल रहमान साहब ने उस ड्राफ्ट का जिक्र किया, तब भी PTI ने कहा कि यस, ये मौलाना फजल रहमान साहब का ड्राफ्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है, हमें मौलाना फजल रहमान साहब का ड्राफ्ट कबूल है। जो उनके लीडर थे गौहर साहब, तो वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास वही ड्राफ्ट था जो कंसेंसस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने या बाकी जमातों ने उनको दिया था। तो PTI की भी रजामंदी आपको आई कि ये कंसेंसस पैदा हुआ, चाहे अनअनाउंस्ड कुछ उनका कंसेंसस था, लेकिन वो कंसेंसस पैदा हुआ। और डेफिनेटली जितने भी जज साहबान थे वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त थे। जस्टिस नए जस्टिस चीफ जस्टिस साहब का नाम आ गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो भी नहायत ही काबिल एहतराम, बहुत अच्छे जज हैं। इस तरीके जितने भी अच्छे जजेज़ हैं उन सब के लिए एहतराम है। पीपल्स पार्टी का हमेशा, जुडिशरी का पीपल्स पार्टी ने एहतराम किया है। हालांकि तारीख़ का बदतरीन जो इंतकाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अनफॉर्चुनेटली अदलिया के उन चंद मैं ज़रूर लफ्ज़ कहूँगा जज साहबान ने लिया है, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ उन्होंने इंतकाम लिया हो या उनको उन्होंने कोई निशाना बनाया हो, और चाहे उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की 2 हुकूमतें डिज़ोल्व हुई, उनको इंसाफ ना देना, चाहे मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के 12 साल जो जेल में उन्होंने काटे बग़ैर किसी सज़ा के, वो ज़्यादतियाँ, या उसके अलावा भी जो इफ्तिखार चौधरी ने जिस तरह वज़ीर आज़म को घर भेजा है, और साकिब निसार जैसे शख्स जो अदलिया के नाम पर एक काला धब्बा के नाम से पुकारे जाएंगे, इस तरह के लोग भी अनफॉर्चुनेटली रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी किसी अदालत के ख़िलाफ़ मुहिम नहीं चलाई, कभी किसी अदलिया पे हमला नहीं किया, कभी जो है
किसी के साथ पर्सनलाइज नहीं हुई, कभी किसी के खिलाफ कैंपेनें नहीं चलाई हैं। इस पूरी सूरत हाल के बाद जब यह 26वीं आईनी तरमीम पास की गई तो पीटीआई की जानिब से फिर एक मरतबा सोशल मीडिया पे गलत हक़ाइक़ के साथ एक मुहिम चलाई गई पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़। हालांकि तारीख़ जो है ना वो आज भी ज़िंदा है। ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि इमरान खान न्याजी जो है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही कोई आइडियोलॉजिस्ट किस्म का आदमी, जिसने हमेशा आइडियोलॉजी पे सियासत की हो, जिसने ग्रॉस रूट से जो है वो अपनी सियासत जो आइडियोलॉजी की हो, जिसने हमेशा जो है हक़ और इंसाफ की बात की हो और हमेशा वो कोई पैदाइशी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा हो और उसने हमेशा जदोजहद करके आगे और बहुत बड़ा इनकलाबी किस्म की उसने सियासत की है। ऐसा कतन नहीं है। अवाम की मेमोरी कमज़ोर ज़रूर होगी लेकिन अवाम की मेमोरी इतनी भी कमज़ोर नहीं है। अवाम को एक एक दिन याद है। अवाम को इसी इमरान न्याजी का परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम में खुल के उसकी हिमायत करना भी याद है। अवाम को आज भी डॉक्टर इसरार अहमद भी याद है। अवाम को आज भी मौलाना सत्तार ईदी भी याद है। अवाम को आज भी हकीम सईद मरहूम वो भी याद है कि इन लोगों ने क्या क्या फरमाया था इमरान खान की हकीकत। और ये सारे जो नाम मैंने बताया उनमें कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं था, कोई उसका पॉलिटिकल राइवल नहीं था, कोई उसका सियासी दुश्मन नहीं था, किसी की भी सियासी मुखालफत नहीं थी। ये सारे हमारे मुल्क के बड़े नाम हैं, असली बड़े नाम हैं, जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नेम्स हैं। उन तीनों बड़ों नामों ने इमरान खान की हकीकत बताई। फिर 2018 के इंतखाबात, फिर जिस तरीके से इमरान खान न्याजी साहब फरमाते गए कि जी बाजवा साहब की तारीफ़ में जिस तरह उन्होंने अपने कसीदे पढ़े, फिर जब नो कॉन्फिडेंस में भी वो बात करते रहे कि जी मैं लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, खुदा के वास्ते जो है वो मुझे जो है इक़्तिदार से ना निकाला जाए। इस हद तक भी लाइफ टाइम, उस वक्त कोई कानून आइन कोई चीज़ याद नहीं आई थी। और ये साकिब निसार के जिस तरह लाडले रहे हैं, मैं हर बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अवाम को जानने के लिए ये बात साबित है कि ये इनकलाबी सिर्फ तब बनता है कि जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं। और जब इक़्तिदार में होते हैं तो इनसे बड़ा चापलूस या इनसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज़ आदमी का कहीं नहीं मिलता आपको। तो इस तरह के लोग आज अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, इंटरनेशनली पोर्ट्रे कर रहे हैं। और हकीर बात है कि इंटरनेशनली इनके लिए लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं। इस वक्त इसराइली लॉबिंग फर्म्स और इसराइली हुकूमत, जो कि एक तरफ लिबनान पे और फ़लस्तीन पे एक जबर ढाए बैठी हुई है, वो दूसरे एंड पे पीटीआई की इंटरनेशनल सपोर्ट जारी रखे बैठे हुई है। जो इसराइली जरीदों ने इमरान खान के बारे में लिखा, जो इसराइली मीडिया ने जिस तरीके से इमरान खान की हिमायत में लिखा, फिर जो आपके फॉरेन फंडिंग केस में वो जो पैसे इसराइलियों से इमरान खान को आए कि पाकिस्तान की सियासत में उसकी इलेक्शन में इस्तेमाल हो, और सारी चीज़ों के ताने बाने। और फिर अभी रिसेंटली भी जो भी इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में इसके हक़ में जो करारदातें लाई जा रही हैं, पीटीआई के हक़ में जो एक कैंपेनें इंटरनेशनली चलाई जा रही है जिसमें इसको मजलूम करके पेश किया जा रहा है, ये एक एक चीज़ वही है जो डॉक्टर इसरार अहमद ने कही थी। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लोग कहेंगे यार ये पीपल्स पार्टी तो पीटीआई के खिलाफ बात करेगा। आज वही कुछ हो रहा है जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा था कि ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है। जो गोल्डस्मिथ खानदान आज इसकी मोहब्बत में और पाकिस्तान दुश्मनी में जो कर रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। गोल्डस्मिथ फैमिली, इसका जो ब्रदर इन लॉ था जैक गोल्डस्मिथ, इसकी एक्स वाइफ, इसके बच्चे, एक एक शख्स इस वक्त मिशन इमरान खान और एंटी पाकिस्तान चीज़ों पर इस वक्त सरगर्म है और इंटरनेशनली सरगर्म है। मुख्तलिफ ममालिक से जिस तरीके से वहाँ के कांग्रेसमैनों से जो दस्तखती मुहिम चल रही हैं या उनसे जो रेजोल्यूशन पेश करवाने की बातें हो रही हैं या वहाँ से जो ख़त खिताबत की बातें चल रही हैं, वो सारा जो है वो मिशन गोल्डस्मिथ और मिशन इसराइल का पार्ट है। और जिसका मकसद, और ये सिर्फ सियासी इल्ज़ाम नहीं है, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमने पहले भी
लोगों पे सियासी इल्जाम लगाए कि जी ये फलाने का एजेंट है, फलाने का एजेंट। मैं नहीं बोलता किसी का एजेंट है। मैं नहीं कहूँगा कि इमरान खान इसराइल का एजेंट है। मैं नहीं कहूँगा पीटीआई की लीडरशिप जो है बाकी मासूम लोगों को पता ही नहीं है। मैं कभी नहीं कहूँगा इमरान खान इसराइल का एजेंट है। ये इसराइल का पार्ट है, ये इसराइली उस हुकूमत का हिस्सा है। जो जैक गोल्डस्मिथ फैमिली और इमरान खान, ये प्रोजेक्ट ही इसराइली हुकूमत का है, जो हमारे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसमें अफरा तफरी पैदा करने के लिए ये पैदा किए गए, ताकि वजह उसकी ये है कि इनको ये मालूम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कोई और मुल्क नहीं है जिस तरह बाकी मुल्कों पे ये लोग बर्बरियत नाफिज करके बैठे हुए हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और एटमी ताकत से लड़ने के लिए कोई भी हथियार इनके काम नहीं आएगा। हाँ, अंदरूनी तजाद, अंदरूनी तफरका, अंदरूनी फसाद, अंदरूनी भाई से भाई को लड़ाना, सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहनों में जहर उगलना, सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी करना, अंदरूनी तौर पे पोलराइजेशन को बढ़ाना ही किसी मुल्क को के खिलाफ लड़ने के लिए काम आता है। तो ये उस पर चल रहे हैं। इनका इस वक्त एजेंडा वही है कि किस तरीके से पाकिस्तान में अवाम को डिवाइड किया जाए, अवाम के दिल में जो नफरतें अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही इदारों के खिलाफ फैलाई जाएं, अपने ही पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ फैलाई जाएं, यही उनका एजेंडा है। इसी एजेंडा पे काम करें और ये बहुत स्मार्टली हो रहा है। ये नहीं कि कोई छोटी कुव्वत आपसे लड़ रही है, ये छोटी कुव्वत कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि इसका झगड़ा किसी से नहीं है, इसका झगड़ा पाकिस्तान से है। मैं आज फिर कहता हूं, पीटीआई का झगड़ा ना पीपुल्स पार्टी से, ना पीएमएल-एन से, ना एस्टेब्लिशमेंट से। इनका झगड़ा इस धरती से है, इनका झगड़ा इस मिट्टी से है, इनका झगड़ा इस हमारे मुल्क के नक्शे के साथ है। वो मुल्क इस तरह के लोग लॉन्च करके, इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करके हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ इल्जाम की हद तक नहीं है, कतन नहीं है। मैं इस पर जितनी 2-4 घंटे की बहस करने के लिए तैयार हूं। एक एक चीज का नुक्ता से नुक्ता जब मिलाते हैं तो सारी चीजें सामने आने के लिए तैयार है। ये प्रोजेक्ट गोल्डस्मिथ, ये मिशन गोल्डस्मिथ, ये हमारे फेवर में नहीं था पहले मुल्क में। और अगर मैं कह रहा हूं, फिर आज भी कह रहा हूं, हम तो आज की बात करें, आज के हालात देखकर, यार किसको पता था कि डॉक्टर इसरार अहमद आज से 25-30 साल पहले यही बात जो कर रहे थे, उन्होंने क्या सोच के कहा होगा। एक बहुत बड़े स्कॉलर थे डॉक्टर इसरार अहमद, कोई सोच होगी, कोई चीज उन्होंने उनको नजर आ रही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी मैं कहूँगा वो बहुत बड़े नजूमी थे। उन्होंने 25 साल पहले एग्जैक्टली वही कहा जो आज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अवाम को, मैं समझता हूँ कि अवाम मजीद धोखे में ना आए। जो भी पीटीआई के वर्कर्स हैं, हमारे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, वो काबिल एहतराम है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा हम उनको इज्जत करते हैं, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है कि किसी पार्टी में है। लेकिन उनका लीडर जो है जिस मिशन में, वो उन मासूम लोगों को भी नहीं पता, जो लोग गुमराह हो रहे हैं उनको भी नहीं पता कि उनका लीडर किस मिशन पे चल रहा है और नुकसान किस तरह पहुंचा रहा है। कि आप ये मुझे बताएं कि इसराइल जिसने सिर्फ लेबनान और फलस्तीन में जिस तरह बर्बरियत मचा के बैठा हुआ है, जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसराइल का ऑफिशियल एनवॉय कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। उन अकल के अंधों को कभी कश्मीर नजर नहीं आया, उनको फलस्तीन नजर नहीं आया, उनको लिबनान नजर नहीं आ रहा, उनको बाकी मुल्क नजर नहीं आए जहां पे सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है। वहां इसराइल का ऑफिशियल एनवॉय कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। क्या यह अकल में समझने की बात है या नहीं है? कहां जाते हैं हमारे बाकी जो दोस्त जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे? उन्होंने क्यों उसकी मोहब्बत में ये पर्दा डाला हुआ है? हम सोचे समझे फैसला अपना खुद करें। हम नहीं कहते कि जबरदस्ती हम किसी पे अपना फैसला थोपें या हम किसी पे अपनी सोच थोपें, लेकिन ये चीज सबके सामने जरूर आनी चाहिए कि किसका किरदार क्या रहा है मुल्क के लिए। यस, पाकिस्तान के लिए जिन लोगों का किरदार रहा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का किरदार रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने जो है जान के नजराने दिए, अपनी जिंदगियां गंवा दी पाकिस्तान के लिए और कभी उफ भी नहीं किया। जिन्होंने बदतरीन हालात में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात की, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी,
जिन्होंने पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया। यह है असल पाकिस्तानी। मुझे पाकिस्तान की कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बता दें, मुझे बताएं, जिसके पास शहीदों की लिस्ट हो या शहीदों के नाम हो। यह वाहिद पीपुल्स पार्टी है, 5 जुलाई भी मनाती है। यह वाहिद पीपुल्स पार्टी है, 18 अक्टूबर भी मनाती है। यह वाहिद पीपुल्स पार्टी है जो 4 अप्रैल भी मनाती है। यह वाहिद पीपुल्स पार्टी है जो 27 दिसंबर भी मनाती है। तो सारे शहीदों के दिन पीपुल्स पार्टी के पास है। मुझे आप बताएं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम जिसके पास कोई शहीदों का दिन, कोई उनके पास कोई इस तरह की हिस्ट्री में रहा हो। क्या 27 दिसंबर भी हमारे किस्मत में, 4 अप्रैल भी हमारी किस्मत में, 18 अक्टूबर भी हमारी किस्मत में? ये सारे शहीदों जहां पे खून दिया, खून अपनी जानें दी, खून दी, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ही रह गई है। लेकिन फिर भी यस, ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। और कितने भी जुल्म हो जाए, कितने भी मुश्किल वक्त आ जाए, खुदा ना खास्ता कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ ना कभी सोच सकते हैं, ना किसी और को पाकिस्तान के खिलाफ काम करने दिया जा सकता है। अच्छा, ये बता दें कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक नई सूरत जो डेवलप हुई है, उसमें बुशरा बीबी की रिहाई इसको गुड जस्टर कहें या फिर क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत ने पीटीआई के हवाले से अपनी पॉलिसियों में थोड़ी सी नरमी पैदा की है। देखिए जी, देखिए वफाकी हुकूमत तो हमारी नहीं है, सिर्फ वो बुशरा बीबी ने, आज भी उनकी माशाल्लाह से 2 बहनें उनकी रिहा हुई हैं। और मैं दिल से बताऊं कि मुझे खुशी है, मुझे खुशी हुई है कि बुशरा बीबी रिहा हुई। मुझे खुशी हुई कि उनकी जो है 2 बहनें इमरान खान साहब की रिहा हुई। और मैं आपको हल्फिया ऑन ओथ कह सकता हूं कि पीपल्स पार्टी कभी खुश नहीं होती किसी की माँ, बहन, बीवी, बेटी को कभी गिरफ्तार किया जाए। हम कभी खुश नहीं होते। इसके बावजूद कि उसने मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को, जो कि आसिफ जरदारी साहब की बहन थी, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया, ईद की रात को घसीट के उनकी कैद में थी हॉस्पिटल से जेल भेजा। मतलब इससे गंदी गिरी हुई सोच जो उनकी थी इमरान खान की, और आज भी है उसी गंदी सोच, उसके बावजूद मैं ईमानिया बोलता हूँ कि हम खुश नहीं थे कि उनकी बहनें गिरफ्तार हुई या उनकी बेगम साहबा को गिरफ्तार किया गया। अल्लाह ताला सबकी, कहते हैं कि माएँ भी सांझी होती हैं और ख़वातीन सबकी सांझी होती है, और हर एक को जो है हर एक की एक इज़्ज़त होती है। जो आपने बात की कि यस एक दिन उनकी वो हुआ है, तो ज़ाहिर है अकल एक ही तरफ जाती है। मज़ीद तफसील हमें पता नहीं है, मैं भी कोई इतना बड़ा पेशेंट कोई नहीं कर सकता या मायरे इल्म में नजूम नहीं रखता। एक अरे अंकल आ रहे हैं। आप वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, अभी एक बड़ा पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है जिसमें घोटकी में एक एक्स एमपीए पर कातिलाना हमला हुआ, जिसके बाद डीआईजी और एसएसपी के दरमियान तकरार हुई और दोनों को हटाया गया। इस मामले को सिंध हुकूमत ने क्या कोई नोटिस लिया है? क्या कोई इस पर कोई तहकीकात होने जा रही है? क्योंकि बड़े संगीन इल्जामात हैं। एसएसपी कहता है कि डीआईजी के ताल्लुकात हैं डाकुओं के साथ, और डीआईजी कहता है कि एसएसपी डाकुओं के साथ ताल्लुकात रख के बैठा हुआ है। देखिए जी, हर महकमे जो है उसके कोड ऑफ कंडक्ट हैं, गवर्नमेंट के एक डिसिप्लिन होते हैं। अगर जिसको भी किसी से शिकायत है तो वो डिसिप्लिन के दायरे में रहे। ज़ाहिर है दोनों ऑफिसर्स जो हैं अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन अगर उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की तो हुकूमत ने नोटिस लिया है और हुकूमत ने एक्शन लिया है। और जो भी अगर इसमें मुलविस होगा तो उसके साथ किसी किस्म की नरमी बरतरी नहीं जाएगी। एक पहले मेरा सवाल है आपसे कि जो घोटकी की बात करी है, कच्चे के डाकू भी आपसे नहीं संभल रहे, पक्के के डाकू भी आप नहीं संभाल पा रहे। कल एक नौजवान एहसनाबाद में फरहान नामी नौजवान जो अपनी बच्ची का इलाज कराने जा रहा था जेवर बेचकर, तो उसको जो है जेवर पैसे भी लूट लिए, उसको वहाँ शहीद कर दिया। आपने कोई ताज़ियत भी नहीं। 104 लोग अब तक जो है डकैती मज़ाहमत में शहीद हो चुके हैं। अमन और अमान के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, आपका अच्छा सवाल है। देखिए, अमन और अमान इस वक्त पूरे दुनिया का मसला है, पाकिस्तान का भी एक अहम मसला है। और हम कराची की बात करें, कराची शहर दुनिया के कितने ही ममालिक से बड़ा शहर है। हुकूमत की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दिन रात काम हो रहा है। हुकूमत की जानिब से बिलियंस ऑफ रुपीस पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए खर्च किए जा रहे हैं, पुलिस को इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हुकूमत ने पैसे दे दिए, वो काम शुरू हो चुका है। नई पुलिस को इस तरह की गाड़ियाँ दी गई हैं जो कि और कैमरा की और ये फेशियल रिकग्नाइजेशन में जो मदद दे रही है। पुलिस को मोबाइल ज़्यादा लेके दी गई है, पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। बड़ा शहर है,
एक एक वाकया जो होता है वो काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है, और हम समझते हैं एज ए हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हमने कह दिया कि हमने पैसे बढ़ा दिए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी, नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी अपनी महसूस करते हैं, हम मानते हैं अगर हम हुकूमत में हैं, किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, डेफिनेटली हमें आवाम को भी जवाब देना है और अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। तो हमीद साहब, तो उसमें जो है मैं आपको वादे कर दूं कि उस पर एक्शन लिए जा रहे हैं। आप एक चीज़ नोट करें कि क्राइम रेट कम हो रहा है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, आप जो केयर टेकर में क्राइम रेट्स और आज देखेंगे क्राइम रेट कम हो रहा है। आपने डाकुओं की बात की, डाकुओं के खिलाफ एक्शन चल रहे हैं। कल भी एक मेरे अपने हल्के से एक शख्स जो है वो किडनैप हुआ था 4-5 दिन पहले, मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन पहले। वो कल वहाँ पे पुलिस पहुँची वो लाड़काना के इलाके में, और वहाँ पुलिस मुकाबला, वो बेचारा तो शहीद हो गया, लेकिन 2-4 डाकू मारे गए और पूरी रात मुकाबला चल रहा था। तो मकसद है कि ये नहीं कि पुलिस हो रही है, पुलिस एक एक केस को डिटेक्ट करने के लिए पूरी पुलिस इंतज़ामिया, हमारे वज़ीर जो है होम और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सब जो है उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, ये बता दें कि मोहतरम 26वीं आईनी तरमीम का आपने जिक्र किया, इससे मुहिम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपके चेयरमैन ने चलाई, उसमें उनका सबसे ज़्यादा फोकस था आईनी अदालतें। लेकिन देखा गया कि पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों से भी पीछे हट गई, जो मंशूर में वादा किया हुआ है। और उसके अलावा जो है वो जो पार्लियामानी कमेटी के तहत जो नए चीफ जस्टिस लाए गए तो वो को बाईपास करेंगे, क्या मकसद सिर्फ यही था कि मंसूर अली शाह जो है वो नहीं आए, आफरीदी आए, और इस तरह की यही था? लग तो अब यही रहा है कि अच्छा आपको यही जी, देखिए जी, मैं आपको दो बातें कह दूं कि आपने पहले आईनी अदालत की बात, पीपल्स पार्टी हमेशा हम अपनी बात भी करते हैं, लेकिन हम अक्सरियत की बात भी मानते हैं। हम अपनी बात भी करते हैं, हम अक्सरियत की बात भी मानते हैं। हमारे पास, पीपल्स पार्टी के पास कोई ईगो इशू नहीं है। हमने कहा यस कि चेयरमैन साहब ने कहा कि आईनी अदालतें हों, उस पर कायम है, लेकिन कंसेंसस इस पे बना कि जी आईनी बेंचेस हों। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कंसेंसस पे आईनी बेंच पे या बिस्मिल्लाह हो सकता है कल आईनी अदालत बन जाए। ज़रूरी नहीं हम बोले आज, हमको ब्लैकमेलर्स तो नहीं है कि आज ये चीज़ करो वरना हम ये नहीं करेंगे, वरना ये नहीं करेंगे, नहीं। हम कंसेंसस पैदा करने की चेयरमैन साहब कोशिश कर रहे थे, जिस पर उन्होंने बहुत बड़ी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा भी नंबर्स पूरे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी हमें इस प्रोसेस में चाहिए, हमें पीटीआई भी इस प्रोसेस में चाहिए। आखिरी टाइम तक कोशिश होती गई कि पीटीआई के पास गया। आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतने दिनों में कितनी दफ़ा मौलाना साहब के पास गए और कितने कितने घंटे जो है उनकी मीटिंगें चली, जिसमें आप सब लोग मीडिया में फॉलो कर रहे थे। वो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से आपने जस्टिस मंसूर अली साहब की बात की। मैं कहूँ जस्टिस मंसूर अली साहब एक बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अपराइट जज हैं, कोई उन पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। और ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चंद अच्छे जज में उनका शुमार होता है। लेकिन फिर वही बात हुई कि अब जब एक कमेटी बैठी थी तो कमेटी में जो सबकी राय थी, जो मेजॉरिटी की राय थी, उस पर हमें चलना पड़ता है। हम रिजिड नहीं होते किसी चीज़ में। शकील साहब ये बताएं कि जो एक तासर है कि बुशरा बीबी डील के तहत रिहा हुई, उनकी बहनें भी डील के तहत रिहा हो गई, क्या इमरान खान भी इसी डील के तहत रिहा हो जाएगा? मुझे इल्म नहीं है चांडो साहब कि उसका जो है कब रिहा होगा नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी संगीन मुकदमात हैं उनके ऊपर, उनका उन्होंने जो है वो करना होगा। तमाम जो जमातें उस पर मुत्तफिक हैं, तो आप क्या समझते हैं बतौर सियासतदान के आज के बाद ये जो अदलिया फैसले करेगी उस पर कोई सियासतदान तनकीद नहीं करेगा? देखिए जी, ये किसने आपको कह दिया कि अगर कोई आईनी अदालत बन भी जाती या आईनी बेंच बन गए तो कोई तनकीद नहीं करेगा, तनकीद करेगा? इसका ऐसे वास्ता नहीं। आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने मतलब अगर हम अपने हर महकमे में कोई बेहतरी करते हैं तो ये मकसद नहीं है कि 100% चीज़ बेहतर हो जाएगी। यस, और भी चीज़ें होती है बेहतर करने के लिए, वो प्रोसेस चलता रहता है। अदलिया की बेहतरी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए हम चाहते हैं कि अदलिया के शफाफ प्रोसेस के लिए जल्दी उन मुकदमात का जो डिस्पोजल हो, उसके लिए वो प्रोसेस और कोशिश चलती रहेंगे। लोग शिकायत भी करेंगे, लोग तनकीद भी करेंगे। 100% तनकीद आप किसी मुतमईन नहीं कर सकते, लेकिन यस, ये स्टेप्स हैं उनकी बेहतरी के लिए। अच्छा सर, मेरा बीआरटी डेडलाइन के हवाले से सवाल है। आपने बताया कि बहुत सारी रुकावटें थी, ये वैसे ही 1 साल डिले हो चुका है। अब कोई डेडलाइन फाइनल की है कि ये बीआरटी डेडलाइन मुकम्मल कब हो? जमाल साहब, डेडलाइन मैं आपको नहीं दे सकता, स्पीड फुल चल रही है, क्योंकि इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसमें कभी कभी डिज़ाइन चेंज आ जाते हैं। जैसे हमारे डेपोज पहले थे,
डेपोज की ड्राइंग्स बनी हुई थी, लेकिन जहाँ पे डेपोज थे वहाँ पे सिविल एविएशन से कोई ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था और वहाँ पे कुछ जुरिसडिक्शन का इशू चल रहा था, तो हमने डेपोज को चेंज किया। अब डेपोज चेंज हो तो दोबारा डिज़ाइन हो रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट में, और ख़ासतौर पर जहाँ पे प्योरली कराची जैसे शहर में हो रहे हों और यूटिलिटीज़ का मेजर इशू हो, तो अगर मुझे कोई के इलेक्ट्रिक से कोई पोल हटवाना है, कोई मुझे वाटर बोर्ड से पोल हटवाना है, कोई मुझे PTCL से कोई लाइन चेंज करवानी है, तो मैं हर महकमे की जाने से नहीं करता, लेकिन एक टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। डे नाइट टीमें काम कर रही हैं उस पर। काजी साहब, सर, अभी बिलावल साहब का जो एक बड़ा मुतनाज़ा बयान, उसमें उन्होंने शायद खाकी साहब का जिक्र किया है। किसका? खाकी साहब का जिक्र, मेरे ख्याल से खाकी नहीं, काले साहब का शायद जिक्र किया है कि उसको हमने रोका है इस प्रोसेस में। तो आज जो फुल कोर्ट रेफरेंस पे जो जजों की शिरकत ना करना, तो वो तो फिर कोई कंफ्यूजन और कन्फ्रंटेशन की सियासत दोबारा नजर नहीं आ रही कि आइंदा भी प्रोसेस में। देखिए जी, अब फुल कोर्ट रेफरेंस में कुछ जैसा, हाँ, अरे मुझे नहीं पता उसका, लेकिन जहाँ तक फुल कोर्ट की बात है, फुल कोर्ट में किसने शिरकत की नहीं की वो उनका ज़ाती मसला है। अब बैठ के एज ए छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर मैं किसी पे कोई कमेंट दूं वो मुनासिब नहीं। काजी साहब, आप जी, उम्मीद है कि आप मुतमईन हो गए होंगे। जी, 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम आना लाजमी होगी, क्योंकि ऐसे सिकम रह गए हैं जिसकी वजह से जो पुरानी बेंचेस हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 26वीं तरमीम लाने में बहुत ही जल्दी की गई और कानूनी तौर पर बहुत सी चीज़ें जो रह गई जिसकी वजह से मसाइल पेश होंगे। तो समझते हैं कि 27वीं तरमीम पर फिर दोबारा आपको देखें जी, अब समझ रहा मैं, 26वीं तरमीम में कोई जल्दबाजी नहीं की गई। आपने देखा कि कितनी लंबी लंबी जो हैं वो मीटिंगें चली हैं, कितनी बड़ी कमिटीज़ की मीटिंगें चलती रही हैं, और अगर कोई चीज़ रह गई हो तो जाहिर है एक और तरमीम आ जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप बताइए जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, बिलावल साहब ने अभी एक इंटरव्यू दिया है कि न्यूज़ चैनल को, और उसमें ये बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो किरदार अदा किया, अगर वो ना भी होते तब भी उनके नंबर क्लेम्स जो है वो हो रहे थे और आईनी तरमीम जो पास हो जाती। जबकि असेंबली में उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया मौलाना फजलुर रहमान साहब का। तो ये क्या तजाद पैदा हुआ कि मतलब बिल पास होने के बाद जो है इस तरह की, देखिए जी, कोई सेकेंडली ये बताइए, सोलर सिस्टम आप पूरे सिटी में लगाने जा रहे हैं, तो ये बताइएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लगाया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के फंड से लगाया जाएगा, हुकूमत से ये खुद बर्दाश्त करें? देखिए जी, सोलर की मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। कुछ स्कीम्स वर्ल्ड बैंक के साथ हैं, कुछ हुकूमत सिंध खुद कर रही है, कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी कर रहे हैं। जो आपको दूसरा सवाल था मौलाना साहब के हवाले से, चेयरमैन साहब ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और आज भी अपनी बात पे कायम है कि पूरी पीपल्स पार्टी शुक्रगुजार है मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि जिन्होंने इस 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत की और जो तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी उस बात को इंडोर्स किया। जहाँ तक उन्होंने बात की कि उनके अलावा नंबर पूरे थे, वो बात उन्होंने गलत नहीं की है। आप उस चीज़ को प्लीज़ कन्फ्यूज़ ना हो कि ये उन्होंने कहा कि उनके अलावा नंबर पूरे थे, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते थे कि मौलाना साहब साथ हों। नंबर मौलाना साहब के साथ भी पूरे थे, फिर भी हम चाहते थे कि PTI भी साथ हो। तो ये तो आपकी एक उसको अच्छाई की तरफ लेके आपके पास नंबर पूरे, फिर भी आप चाहते हैं कि सब ऑन बोर्ड हों। थैंक यू, शुक्रिया। बयान कोर्ट है। ये काला साहब तो